आज की जो कहानी है, जितने भी इस केस से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, हर एक से लगातार मैं बात कर रहा था। सबसे पहले गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी से। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंचती है, आपको बताया था। जौनपुर में अतुल के ससुराल पहुंचती है पुलिस। 4 लोगों की टीम थी, जिसमें एक विमेन अफसर भी थी, क्योंकि निकिता और उसकी माँ महिला है, तो कानून के हिसाब से। तो अब जौनपुर पुलिस को 4 लोगों को ढूंढना था, 4 लोगों को पकड़ना था बेंगलुरु पुलिस को। लेकिन नोटिस चिपकाने के बावजूद जौनपुर में न अतुल की सास थी, न साला था, और निकिता यानी पत्नी तो पहले से गायब थी। तब इधर उधर यूपी पुलिस ने मदद की, तो पता चला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ रिलेटिव के भी मोबाइल को सर्विलांस पे लगा रखा था कि माँ और बेटे प्रयागराज में छुपे हुए हैं। 15 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है बेंगलुरु पुलिस को थ्रू यूपी पुलिस। इसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंचती है प्रयागराज। जो मोबाइल था, ये लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो, और उसमें भी कॉल कहीं और से फिर कहीं और जा रहे हैं, तो टावर भी आप कंफ्यूज हो जाए, पकड़ नहीं पाए। लेकिन फिर भी पुख्ता जानकारी थी, और आखिरकार 15 को, मतलब 15 की सुबह पुलिस को पुख्ता जानकारी मिलती है, और प्रयागराज से अतुल की सास और साला दोनों पकड़े जाते हैं। यानी सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया और पीयूष सिंघानिया। अब इन दोनों से पूछताछ होती है और पूछा जाता है कि भाई अतुल का बेटा कहाँ है, 4 साल का। सुसाइड नोट में उसने जिक्र भी किया था। माँ बेटे बताने को तैयार नहीं होते। पुलिस कहती है कि हमें बताओ, क्योंकि सुसाइड नोट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे माँ बाप को दी जाए। हालांकि बेंगलुरु पुलिस नहीं दे सकती, उसके कंट्रोल में नहीं है, ये कोर्ट तय करेगी। लेकिन फिर भी ये पूछा गया कि कहाँ है, तो वो पहले इधर उधर की बातें बनाते रहे। तब बेंगलुरु पुलिस ने जब सख्ती दिखाई, तब फिर उन्होंने बताया कि हमने कहाँ रखा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस को फिर भी यकीन नहीं आया, तो यूपी पुलिस की मदद से उस घर में पुलिस की एक टीम गई जहाँ अतुल के बेटे को रखा गया था, और उन्होंने देखा कि हाँ, इसके एक रिलेटिव हैं, उनके पास है, बच्चा उनसे फैमिलियर है। तो फिर बेंगलुरु पुलिस को तसल्ली हुई। अब बेंगलुरु पुलिस को बच्चे की तो तलाश है नहीं, लेकिन एक ये भी होता है कि अगर आप माँ को पकड़ने जा रहे हो, नानी को पकड़ने जा रहे हो, उसके मामा को पकड़ने जा रहे हो, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो खैर, जब बेंगलुरु पुलिस को तसल्ली हो गई, तब उसने फिर माँ और बेटे दोनों को उठाया और अब अपने साथ बेंगलुरु ले जाना है। इसी दौरान अब निकिता का भी लगातार बेंगलुरु पुलिस ट्रेस कर रही थी मोबाइल, लेकिन उसने सब कुछ बंद कर रखा था। नसीब ये था कि 15 को जिस दिन निकिता की माँ और भाई पकड़े जाते हैं, उसी दौरान निकिता अपने एक रिलेटिव को कॉल कर देती है, और जिस रिलेटिव को कॉल किया उस रिलेटिव का नंबर भी रडार पे था। तो अचानक उस कॉल से पुलिस को निकिता का लोकेशन पता चलता है ये गुरुग्राम में है, और उस टावर से पता चलता है कि ये जो कॉल किया गया था ये एक पीजी है, पेइंग गेस्ट, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रह रही थी। अब पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है। उधर एक टीम निकिता की माँ और भाई को अपने कस्टडी में है, दूसरी टीम गुरुग्राम पहुंचती है, और इत्तेफाक से 15 तारीख को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, और गुरुग्राम में एक पीजी से निकिता भी गिरफ्तार कर ली जाती है। अब गिरफ्तारी इसलिए कहेंगे कि पहले मौका दिया गया था कि आप आओ पूछताछ में शामिल हो, पर ये तीनों शामिल हुए नहीं, तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मतलब मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एज में जिस तरीके से भी अतुल का ये वीडियो, ये नोट आया, पूरे देश में चर्चा होने लगी। पति और पत्नी, उनके राइट्स, लीगल जस्टिस सिस्टम, सभी में बात होने लगी। अब गिरफ्तारी के बाद मामला आसान था कि उनको लो और लेके चले जाओ बेंगलुरु, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यूपी पुलिस और बेंगलुरु पुलिस दोनों को ये पता था कि पिछले 1 हफ्ते से, जिस दिन से अतुल ने अपनी जान दी, और उसका वो आखिरी वीडियो, उसका आखिरी 23 पन्नों का नोट सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ, देश में एक चर्चा शुरू हुआ, तो एक बड़ा तबका लोगों का बड़े गुस्से में, और वो गुस्सा है अतुल के ससुराल वालों के ऊपर। तो ये डर था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो हमला हो जाए। तो चाहे अतुल की पत्नी निकिता हो, या अतुल की सास हो, या अतुल का साला हो, इन लोगों के ऊपर एक खतरा था कि पुलिस पब्लिक अटैक कर सकती है।
तो बेंगलुरु पुलिस के पास बहुत सारे जरिए थे कि इनको बेंगलुरु कैसे ले जाएं। आमतौर पे बहुत सेंसिटिव या उस तरह के केसेस में आप फ्लाई करके जाते हैं, सरकारी पैसा है, वरना ट्रेन से ले जाते हैं या फिर बाय रोड। तब ये हुआ कि ट्रेन से ले जाना बड़ा रिस्की होगा, और बेंगलुरु पुलिस के सामने एक ये भी था कि इस बात को छुपा कर रखना है कि ये तीनों पकड़े गए, इनकी अरेस्टिंग की न्यूज़ लीक ना हो मीडिया में, क्योंकि अगर खबर लीक हो गई तो फिर मीडिया का कैमरा पहुंच जाएगा और मीडिया वाले फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये तीनों कहाँ हैं, तो फिर उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो पहली कोशिश ये थी कि ये गिरफ्तारी की खबर लीक ना हो, इसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाए। अब दूसरा ये कि इनको बेंगलुरु ले कैसे जाया जाए। तो आखिर में तय हुआ उस थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए कि इन्हें फ्लाइट से ले जाया जाए। चूँकि गुरुग्राम में निकिता पकड़ी गई थी, गुरुग्राम में थी, उधर प्रयागराज से उन दोनों को दिल्ली लेकर आया गया। अब ये हुआ कि फ़्लाइट से भी ले जाने में एयरपोर्ट पे इतने दिनों से इन सब की पिक्चर चल रही है, तस्वीर से लोग वाकिफ़ हैं, अतुल की बात हर जगह हो रही है, तो एयरपोर्ट पे भी एक तरह का ख़तरा था। तो फिर बेंगलुरु पुलिस ने तय किया अपने सीनियर अफसरों से बेंगलुरु में कांटेक्ट करने के बाद कि जो लेट नाइट फ़्लाइट होगी 1-2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास, उससे इन तीनों को फ्लाइट से लेकर बेंगलुरु जाएंगे। तो इसी थ्रेट परसेप्शन के चलते आखिरकार लेट नाइट की फ़्लाइट कल, यानी कि 15 और 16 की अब तारीख हो गई थी, बेंगलुरु पुलिस की एक टीम इन तीनों को अपने साथ बड़ी नॉर्मल सादे तरीके से, मतलब ये भी नहीं कि हथकड़ी है या रस्सियाँ, ताकि लोगों का ध्यान इधर आए, और उन्हें भी ब्रीफ कर दिया गया था। और उन तीनों को भी इस बात का एहसास था कि पुलिस जब तक है तब तक हम सेफ़ हैं, पता नहीं पब्लिक क्या करेगी। तो इसलिए उन्होंने भी पुलिस की हर बात मानी, चेहरा भी ढका आराम से, और पुलिस के साथ साथ चल पड़े एक आम पैसेंजर के तौर पर। फिर फ्लाइट में भी इस बात का ख्याल रखा गया, इसलिए पुलिस वाले कोई वर्दी में नहीं थे, नॉर्मल पैसेंजर बनकर बैठे। इन तीनों को भी नॉर्मल बिठाया गया, पर इनकी निगरानी हो रही है, और कोई इनका नाम या ये कौन है, इनकी पहचान कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि कोई पहचान न ले। तो ये भी एक बड़ी ज़्यादा जोखिम था बेंगलुरु पुलिस के लिए। पकड़ना तो था, पकड़ने के बाद बाहिफाजत ले जाना। खैर बाहिफाजत ये लोग पहुँचे बेंगलुरु में, वहाँ पुलिस टीम को बाकी खबर दे दी गई थी। अब ये था कि बेंगलुरु में भी ख़तरा हो सकता था, तो वहाँ पे भी फिर पुलिस प्रोटेक्शन मिला, और इन तीनों को लेट नाइट बहुत देर ये लोग पहुँचे। वहाँ पहले ही एक जज को बता दिया गया था, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं थीं, और फिर जज के घर पर ही इन तीनों को पेश किया गया। तीनों को पेश किया गया, फिर इन दोनों से पूछताछ भी हुई। तब ये पहुँच तो गए वहाँ। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, 306A, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल। तब उस सिलसिले में ये जो 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो और 23 पन्नों का नोट आखिरी पुलिस ने पूछताछ की। बेंगलुरु पुलिस में जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनके हिसाब से जो पूछताछ में अब तक जो बातें सामने आई है, अब वो आपको बता रहा हूँ। इन तीनों से पहले तो एक साथ पूछताछ की गई, फिर अलग अलग पूछताछ की गई। निशा सिंघानिया, इसके अलावा अनुराग सिंघानिया और निकिता सिंघानिया, यानी माँ, बेटे और बेटी, इन तीनों ने एक ही लाइन ली पूछताछ, और वो ये कि हमें नहीं मालूम कि अतुल ने यह कदम क्यों उठाया। हमने कभी अतुल को सुसाइड के लिए या खुदकुशी करने के लिए उकसाया नहीं, और जो भी उसने कहा आखिरी वक्त में या छोड़ा, हम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं। और क्यों नहीं है, शायद इस दौरान में जब वो भागे हुए थे, कुछ वकीलों से उन्होंने कांटेक्ट भी किया, और उन वकीलों ने भी उन्हें सही बताया। उन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो 3 साल से सिवाय कोर्ट के अंदर कभी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा था ही नहीं, न फ़ोन पे, न मैसेज पे, न मेल पे, न ईमेल पे, न लेटर के थ्रू, क्योंकि हमारे वकील ने कह रखा था जब तक फैसला नहीं होगा आप दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे एक दूसरे के। तो जब 3 साल से वो हमसे दूर रहा, 3 साल से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो 3 साल बाद फिर उसकी मौत के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, ये पुलिस को बयान दिया। फिर आया कि नहीं, आप लोग उसको हरास कर रहे थे। तो अतुल की पत्नी निकिता ने बेंगलुरु पुलिस के सामने जो खुलासा किया, जो कहा, पहली बार अतुल की पत्नी का भी अब उसकी मौत के बाद स्टेटमेंट क्या कहेंगे उसको, एक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज बयान। तो निकिता ने यह कहा कि मैंने कभी
ये नहीं कहा कि 3 करोड़ रुपए में डिवोर्स का केस सेटलमेंट हो जाएगा, ये सेटल कर लेते हैं। मैंने कभी 3 करोड़ मांगे ही नहीं, ये पता नहीं। जबकि अतुल ने अपने वीडियो में और नोट में ये लिखा है, 3 करोड़ का जिक्र किया है कि 3 करोड़ मांग रहे थे वो, कि सारा केस ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए जज ने भी 5 लाख जो घूस की उसने बात की। तो निकिता का कहना था हमने कभी 3 करोड़ नहीं मांगे सेटलमेंट के लिए, कोर्ट का जो फैसला जब भी आता हम उसे मंजूर करते। दूसरी बात जो उसने कही निकिता ने, वो ये कि जो अतुल ने ये कहा है कि इन लोगों ने हमें हैरेस किया पैसों की खातिर, पैसे मांग रहे थे और उसकी वजह से परेशान। तो निकिता का ये कहना था बेंगलुरु पुलिस के सामने कि हमने कभी पैसे के लिए हैरेस नहीं किया, और दूसरा अगर हमें उससे पैसे ही चाहिए होता तो निकिता के अपने बयान के हिसाब से पुलिस को जो दिया कि 3 साल से वो अतुल से अलग रह रही है, वो बेंगलुरु में नहीं रही। 3 साल पहले उसने बेंगलुरु छोड़ दिया और अब वो पहले जौनपुर में रही, फिर लखनऊ में रही, अब वो दिल्ली में जॉब करती है। तो 3 साल तक वो साथ नहीं रही। अगर उसे पैसे चाहिए होते, ये निकिता का पुलिस को बयान है कि अगर उसे अतुल से पैसे चाहिए होते तो वो अतुल को छोड़ती ही क्यों, वो उसके साथ रहकर उससे पैसे हड़पती रहती। तो कुल मिलाकर तीनों ने अपना पल्ला झाड़ा है कि जी हमारा कुछ नहीं है, केस चल रहा था। हाँ, उल्टा उन्होंने ये लगाया कि वो डॉरी मांगता था, तंग करता था, परेशान करता था। ये सारी चीज़ें जो इनका, जाहिर सी बात है, इन्होंने लीगल ओपिनियन ली है। अब उसके बाद ये तीनों फिलहाल कस्टडी में और जेल भेज दिए गए, चूँकि वहाँ ज़्यादा सेफ है। बेंगलुरु पुलिस जब चाहे इनसे और पूछताछ कर सकती है। ये तो रहा एक पार्ट कहानी का। अब दूसरा पार्ट, जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो तमाम मीडिया के कैमरे और मीडिया वाले पहुंचे समस्तीपुर, अतुल के घर पर। अतुल के पिता, अतुल की माँ, अतुल के भाई वहीं रहते हैं। तो वहाँ जब जाके पूछताछ हुई और उन्होंने भी मीडिया के जरिए इनके अरेस्टिंग की खबर सुनी, तो पिता ने ये कहा कि ये तीनों तो अरेस्ट हो गए हैं, हमारा पोता कहाँ है हमें किसी ने नहीं बताया, और हम पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं। पहले बाप को तरसाया गया, अतुल ने खुद कहा था कि उसे तो अपने बेटे का चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि कुछ महीने का था जब उसने आखिरी बार देखा था। उसके बाद पिछले 3 साल से एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी पत्नी उसे कभी कोर्ट तक नहीं लाती थी और जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि बाप और बेटा मिल ना सकें। तो दादा का कहना है कि मैं अपने पोते को देखने के लिए तरस रहा हूँ, पता नहीं कितना जीऊँगा। तो मेरा पोता एक बात तो मुझे दिखा देना चाहिए, और नंबर 2 आखिरी जो विश थी मेरे बेटे की कि उसके बेटे की परवरिश हम लोग करें, तो मैं चाहता हूँ मेरा पोता मुझे सौंप दिया जाए, मैं और उसकी दादी मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। और कहाँ है लेकिन हमें पता नहीं। उनका ये कि जब से अतुल की मौत हुई उसके बाद से उनका पोता किसके पास है, कहाँ है, क्योंकि सब तो भागे हुए थे, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मुझे ये भी पता है कि ये इंसाफ की लड़ाई अब लंबी होगी, और मैं अब इस उम्र पे के पड़ाव पर हूँ, और जो मेरी ताकत हैसियत है उसके हिसाब से मैं बहुत लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकता, इतना भाग दौड़ नहीं कर सकता। और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आज पहली बार अतुल के पिता ने कहा कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता और उनके बेटे के ज़रिए उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वो अपने बेटे की अस्थियों को बहा देंगे, उसकी उस ख्वाहिश को अधूरी छोड़ देंगे, और अस्थियों को बहाने के बाद वो खुद जान दे देंगे। ये उनके पिता ने कहा। हालांकि ये भी गलत है, लेकिन अब मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट तय करे कि क्या करना है। एक माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कितनी देर में मिलना चाहिए, पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको पहले भी बताया था कि ये 3 तो अरेस्ट हो गए, एक चाचा सिर्फ इकलौते हैं इनके, जो सुशील सिंघानिया निकिता के, वो अभी कानून की गिरफ्त में नहीं आए। बाकी 2 और नाम थे, वो FIR में उनका नाम नहीं है, चाहे वो जज हो फैमिली कोर्ट की या उनका पेशकार हो, उनके नाम नहीं है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर थे 2, 3, 4, 5 नंबर पे, उसमें 2, 3, 4 अरेस्ट है, चाचा नहीं अरेस्ट है। अब बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ भी हो जाएगी आगे। तो आगे ये कि बहुत जल्दी इन तीनों को ज़मानत मिल जाएगी, ये बेल आउट हो जाएंगे। बेल आउट होने के बाद
अब बेंगलुरु पुलिस की जो फाइंडिंग्स होगी, जो केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके हिसाब से वो एक चार्जशीट दाखिल करेंगे, जिसके लिए उनके पास 90 डेज़ होंगे और 90 दिन के बाद फिर ये मामला कोर्ट पे जाएगा, लोअर कोर्ट में बेंगलुरु के। और कोर्ट में जाने के बाद फिर तारीखों का एक सिलसिला शुरू होगा और उसका फैसला कब आएगा पता नहीं। लेकिन जो बेंगलुरु पुलिस की पूरी पूछताछ होगी और चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें बेंगलुरु पुलिस बाकी सारी चीज़ें तो धाराएं लगा सकती है। शायद जो 306 है, मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाना, उसमें इन लोगों को सज़ा नहीं दिला पाएगी, उसमें इन लोगों को घेर नहीं पाएगी। पुलिस अपनी तरफ से कर भी दे तो लोअर कोर्ट में ये केस उसी दिन गिर जाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट को आंखें या ये कहें कि एक नई रोशनी दिखा दी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसों को लेकर। तो ये तो होने से रहा और बाकी कोई केस बनता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो, 23 पन्नों का नोट आखिरी, ये सारी चीज़ें शायद यूं ही ज़ाया या बेकार जाएंगी। इंसाफ के नाम पे कोई इंसाफ होने वाला नहीं। एक ऐसे ही केस मुझे याद आया इसी से कि जिसमें जो कहा, आज मुझे किसी ने मेल भी किया कि 3 साल हो गए थे अतुल को उसके बेटे को देखे हुए, चेहरा देखे हुए, जब वो शायद 2 या 3 महीने का था तभी उसको लेकर चली गई थी निकिता, और अब 4 साल की उम्र है, उसके बाद से उसने देखा नहीं है। आपको याद होगा एक कहानी सुनाई थी आपको, जो गोवा की, जो इसी शायद बेंगलुरु की ही वो लेडी थी, जो एक कंपनी की सीईओ थी, और उसका अपने पति से इसी तरह अनुबंध था और मामला कोर्ट में था। कहानी देखिए कि उसका भी मामला कोर्ट में था डिवोर्स के लेकर और ये मेंटेनेंस हट जाने को लेकर, और वो भी पिता फरियाद कर रहा था कोर्ट में कि मेरे बेटे को मुझसे मिलने दिया जाए, उसकी माँ मिलने नहीं दे रही है। तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर अल्टरनेट सैटरडे को उस बेटे और बाप की एक जगह पर मुलाकात कराई जाए, लेकिन माँ ने मुलाकात नहीं कराई। कोर्ट के इस फैसले के बाद जब भी वो तारीख आती वो अपने बेटे को कहीं लेकर चली जाती, और आखिरी बार जब ये तारीख आई थी तब वो उसी बेटे को लेकर गोवा पहुंच गई, और फिर गोवा जाने के बाद उसने अपने उसी बेटे को मारा, उसकी लाश को बैग में रखा और फिर गोवा से बाई रोड बेंगलुरु वापस जा रही थी। ये कहानी डिटेल में आपको सुनाई थी। मैंने इसलिए इसका यहाँ पर जिक्र किया कि लगभग सेम चीज़ें अतुल के साथ हुई थी कि अतुल को उसके बेटे से 3 साल तक मिलने नहीं दिया गया, और बच्चा 1-2-4 महीने का होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चे का पूरा हुलिया बदलता था, चेहरे से लेकर सब कुछ। मिलने देना छोड़िए, कभी उसकी कोई तस्वीर तक, अब जाहिर सी बात है रिश्ते खराब हो तो तस्वीर कौन भेजेगा, तो उसके ज़रिए भी उसे पता नहीं कि अब उसका बेटा दिखता कैसा है। और आखिरी वक्त मरने से पहले उसने ये लिखा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि अब तुम कैसे दिखते हो। तो सेम केस वो गोवा वाली थी कि पिता अपने बेटे से न मिले, इस तारीख पर तो चलो न मिल पाए तो मैं उसको लेकर गोवा आ गई, बट अगली तारीख फिर आएगी तो क्या करूँगी। तो उसका पति खुश ना हो जाए अपने ही बेटे से मिलकर, उस पति की खुशी को छीनने के लिए उसने अपने हाथों से उस बेटे को मार डाला जिसने उसने खुद 9 महीने तक कोख में रखकर जन्म दिया था। पता नहीं इतनी नफरतें कहाँ से आती हैं। तो लगभग ही यही कहानी थी। बट अफसोस की बात यह है कि चलिए इस केस में अब ये हुआ कि सब कुछ तो हो गया, एक गिरफ्तारी बाकी थी वो भी हो गया खाना पूर्ति के लिए। कुछ दिनों की बात है, बेल आउट हो जाएंगे, ज़मानत पर होंगे। उसके बाद फिर केस को कौन याद रखता है, उसी सुस्त रफ्तार और धीमी रफ्तार से ये तारीखें आएंगी। तारीखें भी कोई नहीं जानता है कौन पहुंचेगा, कौन में क्या हो रहा, कब क्या हो रहा है। तो आहिस्ता 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 एक और केस अब दम तोड़ देगा और हम सब भूल जाएंगे। हम सब का मतलब है उसमें मैं भी शामिल। यही तो हम लोग करते आए हैं, यही तो होता है। आज अतुल है, कल किसी और खबर पर लग जाएंगे, कल किसी और स्टोरी के पीछे भागेंगे, और आप लोग भी वही करते हैं। यही सिलसिला है, यही दस्तूर है, यही चीज़ें होती हैं, और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो कहानी में आज इतना ही।